Hello friends, J.M. Patel College Bhandara, Department of English welcomes you all in this digital classroom. Today we shall discuss on critical appreciation of poem. इस बात का हमें तो अंदाजा है कि हर कोई व्यक्ति कवि नहीं होता, हर कोई व्यक्ति शायर नहीं होता। तो पोएम को समझना, पोएट्री को समझना और उसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना, ये इतना भी आसान काम नहीं होता। संस्कृत में कवि शब्द का मतलब विद्वान ऐसा होता है। इसका मतलब कविता लिखना या कविता को समझना इतना भी आसान काम नहीं है। किसी शायर ने खूब कहा है, कितना मुश्किल है कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अगर कविता को लिखना इतना ही डिफिकल्ट काम है, तो क्या क्रिटिकल अप्रिसिएशन आसान काम हो सकता है क्या? हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हम शायर नहीं हैं, हम सभी कवि नहीं हैं, पर हम कविता को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोज और पोएट्री में क्या फर्क होता है और किस तरीके से क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ पोएम किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोज में, पोएट्री में क्या अंतर होता है? क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन होता है क्या? ऐसे बहुत सारी चीजों को पैराफ्रेजिंग में या समरी राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में, क्रिटिकल अप्रिसिएशन में और अप्रिसिएशन ऑफ पोएम में क्या क्या अंतर है, इन सारी चीजों को समझने का आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे। लेट अस नाउ डिस्कस द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, today we shall try to understand what does poetry means, what does poem means. आज हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते समय इन दो शब्दों के कंफ्यूजन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि पोएट्री और पोएम शब्द में कुछ फर्क है क्या। जनरली पोएट्री में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस है, पोएट्री में इमेजिनेशन है, पोएट्री में बहुत सारे प्रकार के पोएटिक डिवाइसेस हैं। इन सारे डिवाइसेस को मिलाकर, इस सारे प्रोसेस को मिलाकर पोएम बनती है। तो एक आसान शब्दों में अगर समझा जाए, पोएट्री इज अ प्रोसेस एंड पोएम इज द एंड प्रोडक्ट। देयरफॉर टुडे वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रिशिएट द पोएम. Appreciation of poem is one type of question asked in the examination. दूसरा एक सवाल पूछा जाता है, critical appreciation of poem. कुछ पैराफ्रेजिंग का भी क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना है। आपने समरी और प्रिसाइज राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ऐसे शब्द भी आपने सुने हैं। इन सारे शब्दों को समझने के बाद में हमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कैसे करना है, समरी में, प्रिसाइज राइटिंग में, पैराफ्रेजिंग में, अप्रिसिएशन में और क्रिटिकल अप्रिसिएशन में क्या फर्क है, ये भी समझना पड़ेगा। पैराफ्रेजिंग इज अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेशन. समटाइम्स ट्रांसलेशन कैन बी बैड देन द ओरिजिनल पैराग्राफ, पर पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना पोएट्री अप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंट मोटो या पर्पस नहीं है। कई बार हम जो ट्रांसलेशन करते हैं वो ट्रांसग्रेशन भी हो जाता है। पोएम एक तरफ है, हमारा समझना दूसरी तरफ चला जाता है। ये भी हो सकता है कि एक ही पोएम के बारे में अलग अलग रीडर अलग अलग ओपिनियन अपनी रखते हो। ये ब्यूटी ऑफ द पोएट्री है that a single poem can have appreciation in a different manner, in a different way. Therefore, today we shall try to understand what is
the difference between prose and poetry and how to do the appreciation. प्रोज और पोएट्री में एक संबंध तो है। ये चित्र देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट है। प्रोज अलग है और पोएट्री अलग है। पर दूसरा चित्र देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि प्रोज और पोएट्री दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है, क्योंकि समटाइम्स पोएम्स आर वर्स एंड सम पोएम्स आर नॉट वर्स। कुछ पोएम्स वर्स होती है और कुछ पोएम्स वर्स नहीं होते। दिखने में पोएम जैसे लगते हैं, पर प्रोज और पोएट्री का फर्क समझ में नहीं आता। पर जरूरी नहीं कि हर एक पोएम रिदम में या राइम में हो। कभी कभी हम फ्री वर्ड्स में भी पोएम्स को देखते हैं। इसलिए प्रोज और पोएट्री में बहुत निकट का संबंध है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। पर पोएट्री में रिदम है, राइम है, म्यूजिक है, फिगर ऑफ स्पीचेस है, इमेजरी है, इमेजिनेशन है और इमोशंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज यहां पर होती है जिसे हम विजन कहते हैं। विजन मेक्स द पोएम डिफरेंट देन द ऑर्डिनरी प्रोज वर्क। एक साधारण प्रोज से, पैराग्राफ से पोएम को अलग बनाने का काम विजन करता है। विजन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो न देखे रवि ते देखे कवि। अ पोएट कैन सी बियॉन्ड इमेजिनेशन, therefore this imagination, this vision makes the poetry different than the prose. अब किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना माने करना क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एप्रिसिएशन में एक प्रॉब्लम जो आता है, ये अननोन पोएम रहता है। किसी एनोनिमस पोएट्स के द्वारा लिखी गई पोएम रहती है। हमें पता नहीं होता कि ये पोएम कहाँ से आने वाली है, कौन सी पोएम आने वाली है। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी कि पोएम को बहुत सावधान पूर्वक बारीकी से पढ़े। इट इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी while doing the critical appreciation that we should read poem very carefully. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि सारे शब्द हमें समझ में आए पहले रीडिंग में जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो पोएम को समझने में डिफिकल्टी पैदा करते हैं, पर हम इस काम को और आसान करेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको भी जरा फोकस देकर आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। इफ वर्ड्स आर एंटायरली न्यू, ट्राई टू relate them or correlate them with the meaning and the entire summary of the poem, entire sense of the poem. हर एक शब्द हमें पता हो जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ शब्द नए डेफिनेटली रहेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। आपको उन शब्दों को, इर्द गिर्द के शब्दों को पढ़कर, सेंटेंसेस को पढ़कर, बाकी स्टैंजास को पढ़कर यह अंदाजा लगाना होता है कभी कभी कि इस शब्द का मीनिंग क्या हो सकता है। इसको वर्ड्स को रिलेट करना ऐसा कह सकते हैं। तो आप उन शब्दों को रिलेट करके देखिए कि हम आसानी से समझ सकते हैं क्या। एक चौथा इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, व्हेन यू गो थ्रू द पोएम, अननोन पोएम which appeared in the examination for critical appreciation, you go through the poem carefully and ask certain questions to yourself. अपने आप को कुछ सवाल पूछिए कि ये पोएम किसने लिखी है, who has composed this poem, क्यों लिखी है, क्या वजह हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, कब लिखी गई थी, कौन से मौके पर लिखी गई थी, what was the occasion। ऐसे अलग अलग प्रकार के सवाल, कहाँ लिखी थी। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नैरेटर को समझना। नैरेटर जो कविता कहता है, जो कविता सुनाता है, बताता है, ये नैरेटर पोएट खुद भी हो सकता है। जहां आई शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कि वहां नैरेटर फर्स्ट पर्सन है। कभी कभी सेकंड पर्सन नैरेटर भी हो सकता है। कभी कभी बहुत सारी पोएम्स थर्ड पर्सन नैरेटर्स के द्वारा बताई गई होती है। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटर है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, वो भी आपको बारीकी से
समझना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जर्नी में, ट्राई टू गेज द थीम। पोएम की थीम को समझने का प्रयास करना। थीम लव पोएम हो सकती है, नेचर हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम, वॉर, रिलीजन, डेथ, फैमिली, पॉलिटिक्स, एक्सपीरियंसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, कल्चरल, हिस्टोरिकल ओकेजन्स, कल्चरल ओकेजन्स, ऐसे बहुत सारी थीम्स हो सकती है। किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी वजह से पोएट अपनी पोएम को लिखता है। वो पढ़ते समय आपको अंदाजा आ जाता है कि ये नेचर पोएम है, ये लव पोएम है, या सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको पढ़ते समय मिल जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, वो है पोएम की टोन को, मूड को समझना। वो सैड है, हैप्पीनेस वाली पोएम है, कोई पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, या ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, या सटारिकल है, व्यंग्यात्मक है। इस प्रकार के अलग अलग भाव को आपको समझना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्रोस और पोएट्री को ये एक बात अलग करती है, जहां पोएट अपने अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस को कविता को और सुंदर बनाने के लिए, कविता को और कंडेंस बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के पोएटिक डिवाइसेस वहां पर वो यूज करते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीचेस हो सकते हैं, सिमिली, मेटाफर, सिनेडक, एंटीथेसिस, थीसिस, आयरनी, ओनोमोटोपिया, ऐसे बहुत सारे प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच वहां पर यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको उसका अलग से अभ्यास करके उस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पोएम में, इस हुनर को भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी पोएम को क्रिटिकली अप्रिशिएट करते समय। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्म को समझना, स्ट्रक्चर को समझना पोएम के। इसमें राइम होता है, शब्दों का लिखना इस तरीके से है कि वहाँ रिदम प्रोड्यूस होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि वहाँ पंक्चुएशन मार्क्स, कॉलन लगाया है कवि ने, सेमी कॉलन का यूज किया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स भी पोएट्री में बोलते हैं, उसका एक पर्पस होता है लिखते समय। इसलिए आप पोएट के पर्पस को समझने के लिए इस प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स को भी देखिए। अब कुछ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारा डिस्कशन हमें किसी पोएट्री के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में मदद करता है। किसी भी पोएम को क्रिटिकली एप्रिशिएट करते समय सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल को समझने की कोशिश करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में पोएम का टाइटल नहीं दिया जाता, और इस टाइटल को आपको डिसाइड करना होता है। पहले लाइन से आखिरी लाइन तक आप जब पोएम पढ़ेंगे तब आपको ये अंदाजा तो हो ही जाता है कि पोएम का टाइटल क्या हो सकता है। या तो किसी एक पर्टिकुलर थीम पर वो पोएम है, नेचर हो सकता है, ट्रीज के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, सोशल प्रॉब्लम के बारे में, फेमिनिस्टिक इश्यूज के बारे में, महिलाओं के संदर्भ में, ये किसी भी विषय पर पोएम हो सकती है। तो आपको टाइटल क्या देना चाहिए इसका अंदाजा आपको लगाना है। अगर पोएम से ही आप टाइटल को जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो सबसे बेहतर है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसके बाद आपको पोएट को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप उस पोएम को जानते हैं, वो किसने लिखी है ये भी जानते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। पर आप नहीं भी जानते हैं तो दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एनोनिमस पोएट, ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं। इसलिए पोएट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसमें राइम स्कीम, राइमिंग पैटर्न होता है। कपलेट में 2-2 स्टैंजा के फॉर्म में है, टेसेट में 3-3 स्टैंजा है क्या, या क्वाड्रेट 4 लाइन स्टैंजा में पोएम लिखी गई है क्या, 14 लाइन का सोनेट तो नहीं है। ये सारे कैलकुलेशंस लगाकर आपको पोएम को समझना है। अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए पोएम में मिलाकर अगर 14 लाइन्स ही है तो समझ लेना कि वो सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की पोएम्स को कहा जाता है। तो आपको राइमिंग पैटर्न भी ढूंढना है। पहली लाइन कि कौन से लाइन से राइम करती है, फिर ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, या ए बी
बीसी बीसी, किस प्रकार का राइमिंग पैटर्न है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना है। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट पावरफुल लाइंस कौन सी है। पोएम्स पढ़ने के बाद में आपको कोई ना कोई लाइन सबसे बेस्ट, पावरफुल, फेवरेट लाइन लगती है। इस पॉइंट को भी आपको वहां आंसर में एलैबोरेट करना है। थीम, सेंट्रल आइडिया पोएम की, जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं पोएम की, तब हमें उसके सेंट्रल आइडिया का अंदाजा हो ही जाता है कि किस थीम को पोएट बताना चाहते हैं। तो थीम को भी आपको वहां पर लिखना है, सेंट्रल आइडिया को लिखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच को समझना। एक या एक से दो, ज़्यादा से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच को मेंशन कर सकते हैं। दो से ज़्यादा की तो बुराई नहीं, पर हमारे पास समय की लिमिट भी है, कम से कम समय में हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो एक या दो आप फिगर ऑफ स्पीच ढूंढिए। जो स्ट्रॉन्ग क्लेम आपका बनता है, आपको अगर ये पता है कि ये मेटाफर है, ये सिमिली है, ये एलिट्रेशन है, ये रिपीटेशन है, या पर्सोनिफिकेशन है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को आप डायरेक्टली आंसर में इस नंबर पर आपको लिखना है, और उसका एग्जाम्पल भी आपने वहां कोट कर दिया तो सबसे बेस्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइप ऑफ पोएम आपको पहचानना है, किस प्रकार की पोएम है और इस पोएम के स्पेशल फीचर्स क्या है। पोएम लॉन्ग है कि शॉर्ट है, पोएम में स्टैंजा फॉर्म किस प्रकार से है, पोएम में किस प्रकार की पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया गया है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। इसलिए टाइप ऑफ पोएम को भी आप समझने की कोशिश करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एप्रिसिएशन ऑफ पोएम को क्रिटिकल एप्रिसिएशन बनाता है, उसको हम पर्सनल कमेंट्स कहते हैं। यहाँ आप पोएट से एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है पोएम के बारे में, पोएट्स के आइडिया के बारे में, वो आपको 2-3 लाइन में यहाँ पर लिखना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आप कहाँ पर है ये पोएट्री के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में दिखता है। इसलिए आप समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार की पोएम हो सकती है। चलिए हम किसी एक अननोन पोएम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन में हमें एक्चुअली करना क्या है। एक पोएम अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। पोएम को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ साइड में हमने ब्रैकेट में राइमिंग करने वाले पैटर्न्स को लिखने के लिए आसानी से आप जब भी पोएम पढ़ना शुरू कर देंगे तो सी, ट्री, प्रेस्ट, ब्रेस, डे, प्रे, ऐसे साउंड को पहचान कर, ऐसे शब्दों को, राइमिंग करने वाले शब्दों को पहचान कर उनके सामने ए, बी, सी, डी जो भी आपको साउंड लगता है वो आप लिखने का प्रयास करें, ताकि हमारे राइमिंग स्कीम और राइमिंग पैटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब ये पोएम को पढ़ते समय आप क्वेश्चन नंबर वहाँ पर दिया जाता है एग्जामिनेशन में, कितने मार्क्स के वो भी है, और ये साइड में जो ब्रैकेट में आपको लिखा गया है, तो पोएम को पढ़ते समय इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। पहले पोएम पढ़ लेते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with wren. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. कविता को पढ़ने के बाद में कविता कितनी आसान है, कितनी डिफिकल्ट है, ये हमें समझ में आता है। अब टाइटल क्या हो सकता है, पोएट कौन हो सकता है, किसने लिखी है ये पोएम, राइमिंग स्कीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या हो सकती है, फिगर ऑफ स्पीचेस कौन कौन से यहाँ पर दिखाई देते हैं, टाइप ऑफ पोएम किस प्रकार की है, कौन से स्पेशल फीचर्स है, और हम पर्सनल अपनी ओपिनियन क्या बना सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना शुरू करना है। अब हम एग्जामिनेशन में इस पोएम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
जो आपको एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहले आपको आंसर शीट में आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, उसका बीट आपको लिखना है और आंसर लिखना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। सही क्वेश्चन सॉल्व करना जितना ज़रूरी है, उस क्वेश्चन का एड्रेस उस पेज पर लिखना उतना ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन को शुरुआत करते समय नंबर 1 डालेंगे, वहां लिखेंगे टाइटल। द टाइटल ऑफ द पोएम इज, ऐसा सेंटेंस लिखकर आपको जो भी टाइटल लगता है आप उस टाइटल को लिख सकते हैं। जैसे इस पोएम को हमने टाइटल दिया ट्री, तो हमारा पहला आंसर हो गया द टाइटल ऑफ द पोएम इज ट्री या ट्रीज, दोनों आप लिख सकते हैं। नंबर 2 डालिए और हर एक सेंटेंस के बाद में, स्टेटमेंट के बाद में एक लाइन खुली छोड़ दीजिए ताकि आपका लिखावट साफ सुथरा सिस्टमेटिक दिखाई दे। सेकंड पॉइंट में हम पोएट के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे। द पोएम इज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड जॉयस किल्मर, एन अमेरिकन पोएट। अब हमें पता था इसलिए हमने किल्मर का नाम लिखा, हमें ये भी पता था कि वो अमेरिकन पोएट है इसलिए ये भी लिखा। अगर आप इस तरीके से पोएट का नाम वो ब्रिटिश है, जर्मन है कि अमेरिकन नेशनलिस्ट है, ये अगर आप लिख पाए तो आप एग्जामिनर्स को या पेपर जांचने वाले जो भी वैल्यूअर रहते हैं उनको आप इम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाई देता है। अगर ये आपको नहीं भी पता तो और में दूसरा एक सैम्पल है हमारे पास। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एन एनोनिमस पोएट, इस प्रकार से आप आंसर लिखे तो भी चलता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिस्कस करना है, जिसे हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। इस पोएम में दो लाइन के स्टैंजा में पोएम को किल्मर ने लिखा है। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम हमने जो देखी है वो AA, BB, CC, DD, EEFF इस प्रकार की राइमिंग स्कीम है। ये कपलेट फॉर्म में दो लाइन में लिखी है हमने, इसलिए AABB ऐसा लिखा है। अगर 3 लाइन रहते तो AAA, BBB कॉमा देकर ऐसा लिखते। अगर स्टैंजा क्वाड्रेट रहता या 4 लाइन का स्टैंजा रहता तो हम 4 अल्फाबेट को एक कॉमा के सेगमेंट में हम डालते। इस प्रकार से आपको राइमिंग स्कीम लिखना है। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप पोएम जब पढ़ते हैं तब आपको कुछ लाइंस समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये बेहतरीन लाइन है किसी पोएट ने लिखी हुई। इन माई ओपिनियन आपका आंसर होगा द बेस्ट लाइन्स, कॉलन डाल देना और चौथा नंबर डाल के आंसर लिखना। इन माई ओपिनियन फॉलोइंग आर द बेस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। एक ही लाइन लिखा तो चलेगा, 2 लाइन लिखा तो गलत नहीं होगा। यहां पर पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। ये लाइन हमें लगा कि सबसे बेहतर लाइन है पोएम की, तो हमने इन 2 लाइंस को यहाँ पर कोट किया है। आपको ये लाइन सबसे बेस्ट क्यों लगी या आप लिखना चाहते हैं एक लाइन में तो लिख सकते हैं, पर आपसे अगर किसी ने पूछा नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपके नॉलेज का टेस्ट होता है। आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं पोएम को, आपको ये समझाना पड़ता है। कम से कम 2 या 3 लाइन में आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम या थीम के बारे में लिखना होता है। जैसे इस पोएम को पढ़ने के बाद में हमारा 5वां पॉइंट जो है, 5th पॉइंट, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज कॉलन। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द ट्रीज आर बेस्ट क्रिएशंस ऑफ द गॉड, दे आर काइंड एंड लविंग। अ पोएट कैन क्रिएट पोएम्स बट ओनली गॉड कैन क्रिएट ट्रीज, दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। इस प्रकार से आप सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। जहां आपका पेज खत्म हो जाता है, पेज टर्न करते आप दूसरे पेज पर आ जाते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर डालना, जिस बीट को आप सॉल्व कर रहे हैं वो बीट ABC जो है वो डालना और एलिप्सिस डालकर कंटिन्यूड ऐसा लिखना। माने आपका पिछले पन्ने पर, पिछले पेज पर जो क्वेश्चन चल रहा था वो यहाँ पर कंटिन्यूड है। ये वैल्यूअर को समझ में आता है और उनको पेपर चेक करने में आसानी होती है। तो इतने साफ सुथरे तरीके से आपको पेपर भी सॉल्व करना है। एक सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना है आंसर में,
जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीचेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे, पर उसमें से जो आपको आसान, इजी और गारंटीड लगते हैं, जिसका क्लेम आप कर सकते हैं और आपके मार्क्स जाएंगे नहीं, उसी फिगर ऑफ स्पीच को आप क्लेम करना। अच्छा, कानून सबूत मांगता है। जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। तो उस पोएम की एक लाइन को यहाँ लिखकर उसे अंडरलाइन करना, और आप बता सकते हैं कि इस लाइन में ये सिमिली है। एलेगरी वगैरह जैसे फिगर ऑफ स्पीच पूरे पोएम में ही होते हैं, तो वहाँ एक सिंगल लाइन को बाहर निकालकर हम इसे एलेगरी नहीं बता सकते। इसलिए एलेगरी वगैरह जैसे फिगर ऑफ स्पीचेस लिखते समय आपने अगर लिख दिया कि दिस पोएम कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच एलेगरी, तो पूरा आंसर आपका करेक्ट ही रहता है। इसलिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रकार के फिगर ऑफ स्पीचेस वहाँ पर है। 7th एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ भी आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट है। यहाँ आप कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने सीरियसली पोएम को अप्रिशिएट करते हैं, ये दिखाई देता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम या फीचर्स कहेंगे, इस पोएम में क्या खास आपको दिखा पढ़ते समय, ये आपको लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ पर आपके लिए नंबर 1 डालकर लिखा है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम। ये पहली खासियत है इस पोएम की, स्पेशलिटी। दूसरा है, इट इज़ रिटन इन अ कपलेट फॉर्म राइमिंग टुगेदर। कपलेट फॉर्म में लिखा है और दोनों लाइन एक दूसरे से राइम कर रही है यहाँ पर। तीसरा है, इसे पोएट ने फर्स्ट पर्सन आई यहाँ पर दिखाई देता है पहले दूसरे लाइन में, तो हम समझ जाते हैं कि नरेटर फर्स्ट पर्सन है। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर लिखा है कि इट अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड ग्रेटनेस ऑफ गॉड। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो है 8th पार्ट, पर्सनल कमेंट का। पर्सनल कमेंट ये आपके पोएम के एप्रिसिएशन को सही मायने में क्रिटिकल एप्रिसिएशन बनाता है। आप पोएम में या इस क्वेश्चन में कहाँ पर है, ये अगर आपको किसी ने पूछा तो आपका जवाब होगा कि आप यहाँ पर है। हियर यू आर इंडिकेटेड इन अ प्रॉपर मैनर। पर्सनल कमेंट में आपको ये पोएम क्यों अच्छी लगी, क्या वजह हो सकती है, ऐसे अलग अलग प्रकार से आपको इस आंसर को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, आई लाइक द पोएम वेरी मच बिकॉज इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आई एग्री विद द पोएट दैट ओनली गॉड कैन मेक ट्रीज। द पोएम गिव्स इंपॉर्टेंट मैसेज टू प्रोटेक्ट द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड दैट इज ट्रीज। इस प्रकार से आप अपने पर्सनल कमेंट्स डाल सकते हैं। आसान शब्दों में, सिंपल सेंटेंसेस में आपको अपने आइडियाज़ को लिखना है। बहुत डेकोरेटिव लैंग्वेज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आसान भाषा में इस काम को कर सकते हैं तो ज़्यादा झिकझाक वे में राउंड विकेट जाने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से आप किसी भी पोएम को आसानी से क्रिटिकली अप्रिशिएट कर सकते हैं। आई थिंक this discussion will help you a lot to understand the poem properly. Thank you very much.